नमस्ते। चलिए बिना देर किए सीधे विषय पर आते हैं। एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो भारतीय समाज का विकास किसी विशाल पहेली से कम नहीं है, और इस पहेली का एक बेहद दिलचस्प हिस्सा है वैश्य वर्ण। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इस खास समुदाय की सदियों पुरानी यात्रा को खंगालने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता की आर्थिक नींव को मजबूती से थामे रखा है। वैदिक काल की पुरानी कहानियों से लेकर आज के आधुनिक युग तक ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे इस वर्ग ने इतनी विशाल आर्थिक विरासत खड़ी कर दी। इस यात्रा में हम 5 प्रमुख पहलुओं पर गौर करेंगे। शुरुआत होगी उत्पत्ति और मूल अर्थ से, फिर हम चलेंगे वैदिक युग के विकास की ओर, और उसके बाद महाराजा अग्रसेन के ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये समुदाय हमारी आर्थिक रीढ़ बना, और अंत में इनकी समृद्ध संस्कृति और विविध उपजातियों पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, उत्पत्ति और अर्थ। ये सवाल उठना लाजमी है कि वैश्य शब्द आखिर आया कहां से। दरअसल इसकी जड़ें वैदिक संस्कृत के शब्द विश में है। इसका सीधा सा मतलब होता है जाकर बसना या फिर सामान्य जन। अब एक इतिहासकार के चश्मे से विचार करना काफी दिलचस्प होगा। इंसान का बंजारा जीवन छोड़कर एक जगह बसना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसी बसने की वजह से तो खेती और व्यापार पर टिके हमारे शुरुआती समाजों का जन्म हुआ। विश शब्द असल में उसी स्थिरता और एक बिल्कुल नई सभ्यता की शुरुआत का प्रतीक है। खैर, एक तरफ तो ये व्यवहारिक अर्थ है, लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसे एक बहुत ही सुंदर रूपक के तौर पर भी दर्शाया गया है। समाज के 4 प्राथमिक वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करें तो ग्रंथों में अक्सर शारीरिक रूपकों का इस्तेमाल होता है। जैसे माना जाता है कि वैश्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की जंघाओं यानी जांघों से हुई। कुछ अन्य ग्रंथ इसे सीधे उदर या पेट से भी जोड़ते हैं। अब इसके पीछे का अर्थ समझना जरूरी है। जैसे जांघें पूरे शरीर का भार उठाती हैं और आगे बढ़ने की गति देती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये समुदाय पूरे समाज को आर्थिक गति और भरण पोषण देता था। एकदम सटीक तुलना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, वैदिक युग में इसका विकास कैसे हुआ। अगर हम समय के पन्ने पलटें तो ऋग्वेद और यजुर्वेद जैसे हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में इस वर्ण का शुरुआती जिक्र मिलता है। शुरुआती वैदिक युग में व्यवस्था बहुत लचीली थी। ये पूरी तरह से कर्म पर टिकी थी, मतलब जो व्यापार या खेती करता वो वैश्य की भूमिका में आ जाता था। लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदलने लगी। बाद की सदियों में आते आते ये लचीलापन खत्म होने लगा और अंततः ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही सख्त जन्म पर आधारित यानी वंशानुगत जाति व्यवस्था में बदल गई। सच कहूं तो ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई भी इंसान अपनी मेहनत, अपने कौशल या व्यापार और कृषि की क्षमता के हिसाब से अपना पेशा चुन सकता था, वो धीरे धीरे एक वंशानुगत व्यवस्था में सिमट गई। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब सामाजिक पहचान और पेशा दोनों ही जन्म और वंश से तय होने लगे। भारतीय सामाजिक संरचना के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ था। चलिए अब तीसरे पहलू पर बात करते हैं, महाराज अग्रसेन। इतिहास में किसी भी बड़े समाज को एकजुट करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व और एक साझी पहचान की जरूरत हमेशा होती है। महाराज अग्रसेन एक ऐसी ही बेहद प्रभावशाली ऐतिहासिक शख्सियत रहे हैं। खासकर अग्रवाल समाज उन्हें अपने संस्थापक के रूप में पूजता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों पर नजर डालें तो उन्हें एक सूर्यवंशी राजा और भगवान राम का वंशज माना गया है। ऐसे श्रद्धेय ऐतिहासिक महापुरुषों ने दरअसल एक बहुत बड़े समुदाय को एक छत के नीचे लाने और उन्हें एक मजबूत संगठित पहचान देने का काम किया। अब आते हैं अपने चौथे विषय पर, जो इस समुदाय की असली ताकत है, आर्थिक रीढ़। ऐतिहासिक रूप से देखें तो उस दौर की अर्थव्यवस्था 2 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी पटरियों पर दौड़ती थी। एक तरफ तो थे पारंपरिक व्यवसाय जैसे खेतीबाड़ी और पशुपालन, जिनसे समाज का पेट भरता था और बुनियादी जरूरतें पूरी होती थीं, और दूसरी तरफ थीं उन्नत आर्थिक गतिविधियां जैसे व्यापार, वाणिज्य और बैंकिंग, जिसमें उस समय का धन उधार देना या सूदखोरी भी शामिल था। ये वो चीजें थीं जो अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देती थीं, और सबसे खास बात यह है कि वैश्य समुदाय इन दोनों ही मोर्चों पर माहिर था। उन्होंने समाज की हर एक व्यावहारिक जरूरत को बखूबी संभाला, और उनकी ये आर्थिक समझ सिर्फ स्थानीय स्तर तक ही सीमित नहीं रही। बिल्कुल नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों के जरिए अपनी पहुंच का बहुत बड़ा विस्तार किया। इस व्यापारिक सूझबूझ ने न केवल इस समुदाय को धनवान बनाया,
बल्कि पूरे देश की राष्ट्रीय समृद्धि में एक जबरदस्त भूमिका निभाई। हैरानी की बात है कि उस जमाने में दुनिया भर के 7 व्यापारिक नेटवर्क बनाना ये वाकई अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, संस्कृति और उपजातियां। जब कोई समाज आर्थिक रूप से इतना सफल होता है तो वो समाज को वापस क्या देता है? इतिहास में इसका एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे पहले व्यापार के जरिए अच्छी खासी संपत्ति जुटाई गई। फिर उस धन का एक बड़ा हिस्सा दिल खोलकर धार्मिक और सार्वजनिक भलाई के कामों में लगाया गया। बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण के लिए चंदा दिया गया, जिससे हमारी संस्कृति को संरक्षण मिला। यही नहीं, आम लोगों के लिए सार्वजनिक कुएं खुदवाए गए और यात्रियों के आराम के लिए जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई गईं। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि कैसे व्यापारिक सफलता को परोपकार और नागरिक सुविधाओं में बदला गया। सदियों के इस लंबे ऐतिहासिक सफर का ही नतीजा है आज का ये विशाल और विविध सामाजिक ताना बाना। आज अगर हम बृहद वैश्य समुदाय की बात करें तो इसमें कई प्रमुख उपजातियां शामिल हैं, जैसे कि अग्रवाल, अग्रहरी, बारनवाल, गहोइस, कसौधन, महेश्वरी, खांडेलवाल, महावार, ओसवाल, रौनियार और आर्यवैश्य। ये सूची अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हजारों साल पहले शुरू हुई एक साधारण वैदिक वर्ण व्यवस्था समय के साथ साथ विकसित होकर एक इतनी जटिल और इतनी विविध सामाजिक बुनावट में ढल गई। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को खंगालने के बाद एक सवाल पर विचार करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या हजारों साल पहले एक जगह बसने और खेती करने के जिस साधारण से विचार से यह सब शुरू हुआ था, उसी ने अनजाने में आज के इस आधुनिक वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क की मजबूत नींव रखी थी? इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, ये आज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को डिकोड करने की चाबी है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि मानव सभ्यता का वाणिज्यिक विकास कितने गहरे और ऐतिहासिक धागों से बुना गया है। सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।